गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, भारतीय साहित्य संग्रह। चारुसुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेल और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत वे और शहतूत के झाड़, और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा, और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था, और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली गसरें उजील रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर लोहे की लतर चढ़ी है, और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान चक्कर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था, और अपने छोटे बच्चे का नाम मसरत। हाँ, अपने पति देव साबिर साहब के हुक्के से बेहद ही चिढ़ती थी, और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। रास रेहुल दलतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से बाहर कर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो रही थी। क्लास के इस महाविनिष्क्रमण और उसके बाद दलतरों की छाव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथी थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ कर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई असर ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मारिन ने गिलेट आकला बनवाया है, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी, और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी, और सुधा शायर होते हुए भी कल्पनालोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती, और उन पर चंद शेदर कहने के बाद भी उन्हें माला में पियो कर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रख कर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती, और आंखों से जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी गुल के जादू में बंद जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना जानती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भाव सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन रही थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सूर्य के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। ये लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थी, और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साहिबान मिल रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, वो लोग
चंदा सूज की जोड़ी आ गई। तो सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की और फिर कामिनी और प्रभात की ओर देकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाँह डालकर कहा, गेसु बानो तकोड़ी दे के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पाक से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पालक पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभात के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रे कमो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी गवाओ, चलो देखे हलतर में वो कुंदरू हैंड या कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है। कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड रहा था और मिस उमाल कर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बाट अभी तक कायम था। अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभात के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमाल कर रोगियों के खानल पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए, उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है, रोग की हालत में वह खुश्क होता है, ये गरम होता है और खज मुश्किल से होता है। रुआब सागेसु ने एकदम बीच से पूछा कि गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं। सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, अगर वाई टॉक आउ गांधी, आई वांट नो पॉलिटिकल डिसीजन इन क्लास। गांधी से क्या मतलब बा, मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर जल्ला आई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। वे सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोनी मार कर गेसु से कहा, रेले फिर क्या है, निकाल चनेक का हरा साग खाक खाक मोटे हो। मिस उमालकर के घंटे में गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभात को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर देनी चाहिए। दूध या साबुदाने में ताल की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु बीमारी की हालत में दूध काहे के सा स्वादिष्ट लगता है। इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएंगे। और गेसु ने कहा, नमक के साथ। गेहूं नमक के साथ है। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो कहा तथा ध्यान तुम्हारा। गेसु सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन निरे, अच्छा तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खा भेजेंगे, चलो जाओ बाहर। तो सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभात की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खतवत भेजती रहना सुधार, और क्लास उठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेस अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले चतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू सिगलदे हल्के हल्के झोंके गेसु की उड़नी और गरारे की सिलवटों से आंख में चौली खेल रहे थे। आसमान में वो कुछ हल्के पहले बाद उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सावली छायाएं दौड़ रही थीं।
घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छांव रहती थी, उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहां जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी, वहां वहां घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाई की चाह किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। दिगेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेणी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर रहा है। बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की खांसी में भी कहाँ लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। ससुदान ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण पनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। यह क्या देख रही है सुधा? दिगेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। दिगेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रख कर बोली, कैफ बर्दोश बादलों कौन देखे बेवर्थ तू कुछ जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, यह सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली। लेकिन बहुत सच है सुधी, आसमां के बादलों के दाल में अपने ख्वाब टाक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक मगर रानी बा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिकाहीन पड़े। खाते दीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। तो सुधा ने अपना आंचल लटीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गए गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या है। मैं तो सोचती हूँ गेसु कभी ब्याहहीन करूं, हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अरे ऐसी बोली नहीं हो रानी तुम, ये शबाब ये उठान और ब्याह नहीं करेंगी, जोकन बनेंगी। अच्छा चल हट बेशर्म कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या है। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती हैं। ये गेसूले मचलते हुए रहा। अच्छा अच्छा, गेसु की उड़नी खींच कर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मम्मी होगी तेरी ए मम्मी क्या किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की अक्सर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं बातें हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। इगेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा हाथ कर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चाचात भाई हैं ना, तुझसे तो पहले उनसे बोला चाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सब भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ जिमते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह है रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के ये अपने आप सब भूल जाते होंगे। दे नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सब भूलता है, और एक बार सब याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। योमकतवे इश्क में एक झंड निराला देखा तो उसको छुट्टी मिली जिसको सब याद हुआ। खैर जिस सब बात जाने दे सुधा, अब तू को ब्याह करेगी कि जल्दी ही करूंगी। सुधा बोली, ये किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छाव को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं, तो उन्होंने दिए होंगे। क्यों? इरिगेसु ने शर्मा का सिर हिला दिया। तो सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं।
वाह, क्यों गेसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? कुछ मैंने देखे हैं जरा। हाँ, असल में 5 6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी रन। ऊंचाहार के पास है गांव में मेरी बुआ रहती हैं। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और घर से बुआ ए लंबा सा सोटा लेकर गालियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहां वह किनारे पर पहुंचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे तो। बहुत बड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती निकल और तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को, रतू ने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं। वे आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो कब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। जय किस दर्जे में पढ़ती है? गे प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब घोल मटोल और हंसमुख है, ये सुधा बोली। इतने मैं घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी उड़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई। अब बैठो, यही बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अलसोही अंगड़ाई ने लिया करो। इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत बेहद जेब कर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, जेलोर, तुम मजाक समझती हो। एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, गकौन ही ले हा अम्बराय आसमानों को नींद आती है। रोहा, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो, एक किरदाय तीरगी है और खाबे कायनात डूबते जाते हैं, तारीख भीगती जाती है, रातें कहर। पहली लाइन के क्या मतलब हैं? सुधा ने पूछा। रिजाय तिरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और खाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेरे। एक रिजायती लिखी है और ख्वाबे कायनात डूबते जाते हैं, तारे भीगती जाती है, रात देखे। वाह रे, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेशूब, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। रहतो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसू ने कहा, ये चाहती तो बहुत हूं पर लिव नहीं पाता। देख, किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएं। या ले तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसू ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसू बाहर खड़ी थी। चल तू भी ले करके, नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अगारे चलो, गाड़ी 4:30 बजे जाएगी। अभी घंटा भर है, घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक आपा नहीं है तब तक जितना चाहो कार घिसोर। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। 5 दूसरे दिन जब चंदर डॉ शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझे सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इखलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कल्फ किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उघरा एक उसका फैसा लग रहा कहा जैसे कि बा पर कोई रंगीन तितली गाकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पी पर लहरा गए थे। नील कांटे की टहनियां उनको सुनहली लहरें समझकर अटकेलियां कर रही थी। चंदर की साइकिल जब
अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कह फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल कर भीतर चला गया। डॉ शुक्ला के पास स्टडी रूम में बैठ में सोने के कमरे में कहीं भी डॉ शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहा सकते हो। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया, सुधा का मुंह और भी लटक गया। रे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? ये चंदर ने पूछा। राह में क्या मालूम दे, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा, हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाल हाँ देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे अभी। कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की बिलाए हो तो कोई नहाए धोए। नर्वस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा, अतो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबा कर गए वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार की, हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिल्लाते रहते हो। इस सुधा ने गुस्से से कहा, ए नहीं चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो। चंदर ने उसीला परवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। जब सुधा उसने बड़े दुलार से पुकारा, सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधार, नहीं बताओगी? ये कुछ नहीं, जब तरदुब्द तुम्हें हमारी कसम है रहकर शाम को तुम आए नहीं। कार सुधारुनी आवाज में बोली। देव सी इस बात पर इतनी नाराज हो पागलगी? हाँ इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? इस बड़े कहीं के वायर नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बाल नहीं है, अपने को जाने क्या समझ लिया है। सुधा ने छिलकर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई। चंदर ने हंसकर कहा, कह तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था। उसके छोटे भाई असरज की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? ये गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया। सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती। चंदर ने समझा कर कहा, और फिर यूसुफ के यहाँ तो यो अक्सर जाती हो तुम गे? तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए तो वैसे रहना चाहिए। और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा पिकनिक जलसों में गए हैं कभी, और फिर आंसू टपक पड़े। दे पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना, घात चली जाना। एक तुम्हें कहते क्या लगता है? ग्रेसू ने कितना बुरा माना होगा? ते सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा, इम्तहान आ रहा है फिर भी आएंगे। एक है इम्तहान तुम्हारा रहे ये चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से देर। अरे भूले गए? अच्छा आज देखो कहेंगे। कहेंगे नहीं तो आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं दाग। समझे किए नहीं? अच्छा आज दोपहर को बुला लाएंगे। ये ठीक। अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूंगा तो तुम्हें पढ़ाने के लिए उसे रुपए की जरूरत भी है। चंदर ने छुटकारे का कोई आस्तन पाक कहा, राज दोपहर को जरूर से। सुधा ने फिर आके रंचा कर कहा, हेलोर पापा आ गए, नहा कर जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉ शुक्ला कल के सावले रंग एक जरा स्थूल काय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ ही उनकी नम्रता
और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह ए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉब शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वही सर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉ शुक्ला अंतर विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के तरह खाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर वेश में धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधुओं और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खानर पान, जत पात के पक्के खामिग, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ थे। रन्हा कर वे आगे रहते थे और दुर्गासप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, गए लोग हो गया वे टाइप गए जी हाँ ये खां कराया टाइप रेहमी से दिखलूज के यहाँ कच्छाए वह लड़की अच्छी है, अब तो बहुत बड़ी हुई होगी, अभी शादी ये नहीं हुई। जब मैंने तो सोचा वह मिले या मिले, दिले नहीं वह यही है। शादी हुई फिर तलाक हो गया, जररी तो अकेले रहती है कि नहीं, अपने भाई के साथ है, बटी के साथ एक अच्छा है और बटी की पत्नी अच्छी तरह है, देवर मर गई। राम सलाम, तब तो घर ही बदल गया होगा। ये पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है। इससे ऐसा सुधार बोली, तो अच्छा बेटी, अच्छा चंदर, मैं पूजा कर रहा हूँ जल्दी से, तुम चाय पी चुके? जी हाँ। इधर अच्छा तो मेरी मेज पर एक चाट है, जरा इसको ठीक तो कर दो, तब तक मैं कभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतार कर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल, ऐ सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सुशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान टाई खाओगे? रे ये क्या बला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा, जो बड़ी अच्छी चीज होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है, आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी, एन खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। टिले गाओ, चंदर ने कहा। टिले राय हम बिलोए, और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान टाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे तुस्तरी में क्यों नहीं लाए? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई, शौर नहीं जरा सा। चंदर ने बिगड़ कर कहा, ते छिपा करके लाए हैं, फिर ये इसकी होती हैं कि नहीं? चौके के बाहर ऐसे लाते, तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नून दोब, अंधा कहे। मेरी आंखें फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? दीर्घात में तो हमारे स्याही लगी है। चंदर बोला, हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा और राम राम में पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिए स्याही के और बेदकल्लुफी से नान टाई उठाकर खाने लगा। एप्स अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर। सुधा ने बिगड़ कर कहा, खुद नान टाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा, कहाँ अभी पापा देखे तो, और बिगड़े की धोती में ही स्याही सबल राय रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोस लिया। ये शिक वही घी में तर छोड़ कमर में खोस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा, ये गंदी है तो तुमसे मतलब है। और मुंह चढ़ाते हुए सुधा
कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा, चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंद्र की एक आदत थी, वह काम में लगता तथा तत्वभूत की तरह लगता था। फिर उससे दीनन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना, तन बदन, किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी यह इन लोगों की विशेषता होती है और सारी दुनिया के प्रति गंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीजें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और तपूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से वह खद्दर नहीं पहनता तथा कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था। फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे कारफूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे बोझ का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता तथा, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता तथा उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंद्र थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंद्र ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूब कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि राजनीति की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की जरूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज के से अस्वस्थ और पाशवी वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे कि एक खूबसूरत सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता है वह दुनिया आज किसी भी राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, इसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत
और जागरूक रहता था, और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है। चूंकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता तथा इसलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था, और कार तो अपना इस तरह करता कथाल जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तक तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉ शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, वो नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा है, अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारा काम ऐसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। इल डॉ शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले कि चंदरे, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कर चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुम्हार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, यही तो तुम लोगों में खराबी है। ये कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देते हैं जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई। चंदर बोला, हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। डॉ शुक्ला बोले, मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इसे नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आजादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं लाते, और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। तक उर बोला, रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियां भी दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को मत से मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन व्यक्ति का लड़का, इनकी संतान ने इधर विकास कर सकती है उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यक्ति के लिए असंतुलित करना हुआ। कहाँ लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों उन विवाह की इजाजत दी जाए? एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा ही। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है, उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर, क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है, और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। मैंने तुरंत मैजेज प्रेम विवाह को असफल ही होते देखा है। बोलो है या नहीं? दौर शुक्ला ने कहा, हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेमन होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करके कहा, ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं।
समाजशास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो ही। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ वह निबंध कहाँ है? डॉ शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलटक पुलटकर डॉ शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंद्र, अपना काम इधर ठीक कर लोग। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है तो अच्छा कर पर चलेंगे या ट्रेन से? दे या ट्रेन से? अच्छा, घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम ये चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। विडौर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में एक हाथ लगाया। 6 चंदर ए जाने कि जला ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा नेगर सोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा जलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिरतड़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रेनांक टाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना यह पापास की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉ साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, ये नानकटाई खाओ पापा? धीरे डॉ शुक्ला ने एक नानकटाई तोड़कर खाते हुए कहा, अरे बहुत अच्छी है। ये खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है? सुधा गिरी, सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है। सुधा ने हंसकर कहा। डॉ शुक्ला दी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख। सुधा बोली। का क्यों? देर कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। ए बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी। जहाँ रूसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। हाल अब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी पापा। अब बिनती को यहीं बुला ले लो। मैं बहुत अकेली रहती हूँ। जहाँ अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी। डॉ शुक्ला ने कहा, अरे अभिषेक, अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली, क्यों तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे। सुधा ने मचल कर कहा, एत बहन लफ्स हम पढ़ेंगे, एफ एल कर लेंगे, फिर बी एफ फिर गेम एफ फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन है हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। ये क्यों पापा? पागल नहीं तो बातें तो सुनो, इसकी लड़ दो ना टाई और दे। शुक्ला हंस कर बोले, दे नहीं पहले तो कबूल दो, तब हम नाक टाई देंगे। बताओ ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नाक टाइयां हाथ में उठाकर कहा, दिला रख दे, नहीं पहले बता दो। कर अच्छा नहीं करेंगे। तो सुधा ने दोनों नाक टाइयां रख कर पंखा जलना शुरू किया। इतने में फिर नाक टाइयां खाते हुए डॉ शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नाक टाइयां तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात। ये सुधा ने पंखा पट कर कहा, अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ ब्याह नहीं करूंगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूंगा यह मैंने कब हुआ? अरे हाँ, अब ये तो फिर झूठ बोल गए तुम। दर्द सुधा बोली। अच्छा ये चलो ओहर, महाराजिन ने डांट कर कहा, ऐती बड़ी बिटिया हो गई मारे दुलारे के बररानी जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज हरती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गए। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर खोग कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंद्र की वजह से। चंद्र हमेशा उसके आने जाने घुटने बैठने में ककतर दुर्व्यक्त करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंद्र के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंद्र से जाने क्या कह दिया कि चंद्र उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन,
यह चंदर बहुत खराब है, सच पूछो तो। अर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगुना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने लाभ दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधाग अभी करो फौरन का। और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें, भूत है। अब आज ही देखो सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लड़ेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोट्री का कोई तात के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। तक भूसे वह चंदर से कह रही है कोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पीली नान टाई खाली रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे DMC का गोला खोला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और खास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दो तुल फूल खिल जाए। मूंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पाखुरियों की बनी हों। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पलल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चोटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंकर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लिलाए या नहीं किसे बुलाया था? रानी 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाहमें चुटकी काटते हुए पूछा। देयो फोहा, सुधा बात झटक कर बोली, मारा डाला बेदर्द कहीं की, ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियां को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कह गेसु बोली गया, सनम के जरा पढ़ाई तो देखोगे, मैंने तो सुना था कि नींद नवाग इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। फसुदार ने चोटी से डोर खोलते हुए, हाँ अरग मैं हिस्ताने को रह गई हूँ। अख्तर मियां की चोटी बांध कलन चना उन्हें अरी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ मियहुल है मियाल, चोटी सही दाढ़ी सही, दाढ़ी खुदा है करे मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूं। सुधा हंसने लगी। एले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं? बताऊं कुछ नहीं, अब कब आएगी तू? हिरगेसु सुनो, इसी मंगल नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूं, अभी कामनी और प्रदाक के यहाँ मिठाई पहुंचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली, अरे बैठो भी। सुधान ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी गए हो और बैठे हो, दामन संभाला है रहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लग गया। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं और भी मर्जन लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। दिगेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अगारे ये वो गुड़ नहीं कि चीटे खाएं, क्या देखूंगी और देखूंगी क्या तो देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। एक गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं, मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। ये गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच, क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? दिगेसु ने बहुत गंभीरता से
पूछा। दे देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, रन शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी रहती, और रहा मोहब्बत का तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ आनियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैररों ने लगू राने लगू पागल हो जाऊं, ये सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पक ऐसा लड़ा है अक्सर कि मेरी आंसुओं का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह महज कविता का असर होता है। एक महज कविता का असर। यीशु ने पूछा, कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी लाज का ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बारो नहीं, इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है कि सुधी गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो तुम मुझसे इल्म में रुचि हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे सा बिका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम सीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है, और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था, और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजू अशर तेरे दिल को उसी जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह गाज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल तत्पत पाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्दे को मोल लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी, तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी उसका इलाज। ते मुझसे पूछ कर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पराए गर्दे दिल। ये नहीं, तू बड़ी सुकवार है, तू इन तकलीफों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। चटन से घड़ी ने 3:30 बजाए तो सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, और 3:30 बजे गए और कभी तक गायब किसके इंतजार में बेताब है तू? जिज्ञेसु ने उठकर पूछा, ऐस दर्द दिल मोहब्बत इंतजार बेताबी तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है। अर कल वही तू सबको समझती है, इंतजार विंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नजदीक है। दहर ये तो सच है, और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है? असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और आजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में भी ऐड करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? कि मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था। सुधा बोली। गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधीक तुझसे एक बार तो पूछूं? हाँ, अच्छा जाने दे। ये पूछो ने, यह नहीं पूछना क्या खुद जाहिर है। यह क्या ये कुछ नहीं, ये पूछो नहीं। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है। आधा घंटा हो गया तो कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसूफ को पहुंचाने बाहर तक आई। दे कभी हसरत को लेकर गाओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसू ने चलते चलते कहा। घाट हम तो बिनती को लेकर आएंगे, और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तो फालाएंगेगी। ये था अच्छा सलाम दजर। और गेसू की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदरवाते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। तो सुधा सचमुच झल्ला रही। आखिर लापरवाही की कद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है, और घर में किससे वह कहे काम वह के लिए
खुद कभी बाजार नहीं जाती। वह नतीजा यह होता है कि वह किसी छोटी से छोटी चीज के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है और काम नौकरों से करवा दी ले। पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवाया जा सकता, उन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता, और चंदर का यह गाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। अका है, मुंह बना रखा है, 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरिया को जानती हो, वही आएंगे। और उसके बाद चंद्र सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉ शुक्ला सो रहे हैं। कतार उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आनंद में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ आई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ईट क्यों न हो, पर चंदर गुस्सा रहता था। तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में माइक अभी गुलदस्ता बदल ले, कभी मेज पोश बदल ले, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकाल ले। लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू चरक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट आई। थोड़ी देर वह पड़ी रही, पता नहीं क्यों वह फूटे फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रगस दी और ड्राइंग रूम में ली। चंद्र ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिरटे के छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंद्र ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खींचता लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंद्र क्या है? बड़े भराए गले से चंद्र बोला, देखी इधर देखो। सुधाल ने बहुत दुलार से कहा, क्या है? चंद्र ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधाए, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम। हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती झलक रहे। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ है ये कर लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुदीक, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। यह क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। लड़की की तरह मुंह धो आओ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ। अच्छी। सुधा उठी और मुंह धो कर वाकर बैठ गई। अब बताओगे क्या बात थी? दिग्विजय, कोई एक बात हो तो बताए। पता नहीं, तुम्हारे घर से गए तो एक न एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई ही होगी। एक बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहां देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। कहे, तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? जे प्रतापगढ़ में, लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सुसी रही, फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? रे नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ। सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों गैकत वालत पाली जाए? कैसी लड़की हो र क्या हो रे? तो उसमें क्या पापा से खोस लड़की को जाकर देख लें।
हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कल लो नरे चंदर, फिर यही है ना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? गए नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो, जिंदगी निभानी है कि कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, एक आदमी एक दूसरे को समझ बुझे प्यार करे तब ब्याह के भी कोई माने हैं। ये कह तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। गए बोलो चुप क्यों हो गए? अच्छा तो तुमने किसी को प्यार किया? चंद्रे लेकर क्यों वगैरह ताउफने तेरे शायद नहीं गे। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली, क्यों? ये क्यों सोचा ही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े ही छिपाते, हमें जरूर बताते, और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? ये कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी। वह बोली, सुधार तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तल को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली भी तू अपने से छिपाती है। तो हर मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया कहे, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें जरूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना। यह नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया। चंदर बोला, तब तो हमने प्यार वाल नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा गई थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं। अभी क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? दसो क्यों नहीं करते, तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद रे बिसरिया के यहाँ बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंद्र ने कहा, लोग तब तो चंद्र तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, तय क्यों? तैगेसु कर रही घरती शायरी पर जो उदास हो जाता है वह जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह है पोटी को में कौन है? चंद्र ने देखा लो बिसरिया आया। चंद्र उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसरियर को बाहर बिठाकर चंद्र भीतर आया अपना चाट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, एक सुनो। चंद्र रुक गया तो सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? पर नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? और कविता विता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। तो अच्छा, चंद्र ने कहा, अच्छा व अच्छा नहीं बताओ तो तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली? चंद्र ने हल्की सी चपत मार कर कहा और बस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चाट उठा कर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो ही रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर वही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक कर के सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंद्र ने पूछा, क्यों सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। दिया ही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला इस साल BN फाइनल का इम्तिहान देंगी। विसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत कुचासी तई। चंद्र उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंद्र। चुप, सभी चुप। अंत में चंद्र बोला, लोग तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ न तुम्हें क्या क्या पढ़ना है? सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं जी? बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर सीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। तो सुधा ने चंद्र की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो तुम खुद
ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पुआर हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा होगा, आप पढ़ाए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा। इस सुधारी ने बिसरिया से कहा, ताई जी, मैं पेन ले आऊं? और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता दब पड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली कि तुम चल कर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो के हर वक्त वही वचपना। चंदर ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। फिर सुधा चुपचाप मुंह लटका कर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ आई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंकर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जिम्हाई ले रहे थे। तेजीब, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देखा था कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफी कम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? यदि ये पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है, अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कहा आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो यज्ञ पढ़ो। चंद्र ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा, तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे। सुधा ने जोर से कहा, ये क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉब शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला कि कुछ नहीं, ये कह रही हैं कि पहले हम कहेंगे। बात काट कर सुधा बोली, पापा, हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो, चाहे पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय आओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है। अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है? हाँ, तो वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में M.A. है, यहाँ WM.A. कर रहा है। जा अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ रही थी। जी पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ दीदी, और हम अकेले रहेंगे? देगे क्यों? महाराजी यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा।